भारतीय इंटेलिजेंस के दो आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद मैं जल्दी से मंदिर की दीवार वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे एहसास था कि अभी आधी रात नहीं हुई थी, लेकिन दो आदमियों की लाशें ढेर करने के बाद मेरा मंदिर में रहना ठीक नहीं था। तालाब के आसपास रात की तारीकी थी। मुझे रास्ते का इल्म था। मैं चलते चलते जंगल के शुरू के दरख्तों में पहुंच गया। कुछ फासले पर वो पुरानी खंडर नुमा कोठड़ी थी जहाँ कावेरी ने मुझे आने के लिए कहा था। कोठड़ी के अंदर हब्स और गर्मी थी। मैं बाहर चबूतरे पर एक तरफ होकर बैठ गया। जंगल पर सन्नाटा छाया हुआ था। तालाब की तरफ से झींगरों के बोलने की आवाज वक्फे वक्फे से आ रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। जंगल की तरफ से देवदार और महागुनी के दरख्तों और दलदलों में उगी हुई घास की मरतूब बू किसी वक्त आ जाती। मेरा रुख तालाब की तरफ था, क्योंकि उसी तरफ से कावेरी को आना था। उस तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिनके नीचे अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ एक छोटी सी पगडंडी थी जो अंधेरे में गुम थी। मैं अपने तौर पर हिसाब लगा रहा था कि रात के 10 बजे मंदिर से निकला था। सीआईडी वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे। इस वक्त 10:30 या 11:45 का टाइम होगा। मैं चुपचाप बैठा रहा। मच्छर जरूर तंग कर रहे थे। मैं उठकर टहलने लगा। कुछ देर टहलने के बाद दोबारा चबूतरे पर बैठ गया। मुझे एहसास होने लगा कि रात आधी गुजर चुकी है। पुरस्कार लड़की कावेरी अभी तक नहीं आई थी। कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई। मुझे एहसास था कि वो इंतहाई मखदूश हालात में से निकल कर आने वाली है। हो सकता है ऐन वक्त पर बदमाश पुजारी देवगिरी ने उसे अपने पास बुला लिया हो। वहाँ कुछ भी हो सकता था। ये ख्याल आते ही मैं कुछ बेचैन सा हो गया। मैं उठकर एक बार फिर टहलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद दरख्तों के नीचे जो पगडंडी या वीरान रास्ता मंदिर के तालाब की तरफ से आता था उसको देख लेता। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बार मेरी नजरें उस तरफ गईं तो मुझे कोई चीज वहाँ हिलती हुई नजर आई। मैं रुककर गौर से देखने लगा। एक साया मेरी तरफ आ रहा था। साया तेजी से करीब आ रहा था। फिर अंधेरे में मुझे कावेरी आती नजर आई। मैंने उसे पहचान लिया। उसने हाथों में कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज संभाल रखी थी। कहने लगी, इन शैतानों से निकल कर आना बड़ा मुश्किल था, चलो आगे निकल चलो। वो ढलान उतरकर कोठड़ी के खंडर के पीछे आ गई। मैं उसके पीछे पीछे था, फिर उसके साथ हो गया। वो चंद कदम चलने के बाद रुक गई। उसने कपड़े में लिपटी हुई एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसमें से पानी की तरह की कोई शय जमीन पर और अपने ऊपर छिड़कने लगी। मैंने पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, जितनी एहतियात कर सकती हूँ उतनी एहतियात कर रही हूँ। इसमें एक खास जड़ी बूटी का अर्क है। इसकी बू मेरे जिस्म की बू को किसी हद तक खत्म कर देगी और मेरे पीछे आने वाला सांप भटक जाएगा। मैंने पूछा, इसकी बू कितनी देर तक रहेगी? वो बोली, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक मेरे ताक़ुब में आने वाले सांप को मेरी बू नहीं आएगी। इतनी देर में हम कोशिश करेंगे कि जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाएं। उसने जड़ी बूटी के अर्क की आधी बोतल वहाँ छिड़क दी। कहने लगी, यहाँ नाग मंदिर की सरहद खत्म होती है। मैंने ये हद पार कर ली है और इस वक्त इस तहखाने की पटारी में बंद काले सांप को मेरे फरार का इल्म हो गया होगा और वो अपने आप पटारी से निकलकर मेरे ताक़ुब में चल पड़ेगा। अब हमें बहुत तेज तेज चलना होगा, क्योंकि सांप को यहाँ आकर मेरी बू आना बंद हो जाएगी। वो दूसरी तरफ को निकलकर मेरी बू पाने की कोशिश करेगा। उस तरफ बू नहीं आएगी तो वो किसी और तरफ निकल जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। उसके बाद मेरी बू जंगल में फैल जाएगी और नाग मंदिर का कोई दूसरा सांप पटारी से निकलकर मेरी तलाश में चल पड़ेगा। जल्दी से निकल चलो। पुरस्कार लड़की कावेरी लगता था कि जंगल से पूरी वाकिफ थी। वो अंधेरे में भी जंगल में बड़ी आसानी से रास्ता देखकर चलती चली जा रही थी। हम जंगल के अंधेरे में जितनी तेज चल सकते थे चल रहे थे। मैंने कावेरी को बिल्कुल नहीं बताया था कि मंदिर में दीवार के साथ 2 भारतीय इंटेलिजेंस वालों की लाशें पड़ी हैं, जिनकी गर्दनें मैंने तोड़ दी हैं। इसकी जरूरत भी नहीं थी। दूसरे कमांडो कभी अपने कारनामों का जिक्र बढ़ चढ़कर नहीं करते। कमांडो बहुत से राज अपने सीनों में दफन कर लेते हैं। जंगल एक तो घना था, दूसरे अंधेरी रात थी। मगर कावेरी मुझे जिस रास्ते से ले जा रही थी उस तरफ इतना बड़ा झाड़ झनकार नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे हम जंगल के मशरकी किनारे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो जहाँ जमीन के नीचे से छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें निकली हुई थी वहाँ बैठ गई। जहाँ उसने बोतल में बचा हुआ जड़ी बूटी का खास पानी निकाल कर जमीन पर एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ छिड़का। कहने लगी, अगर मेरा दुश्मन सांप मेरा ताक़ुब करता यहाँ तक आ गया तो यहाँ एक बार फिर उसे मेरे जिस्म की बू नहीं मिलेगी और वो रुक जाएगा। मैंने उससे पूछा, अभी हमें कितनी दूर तक चलना होगा? क्या संथावली मठ इसी जंगल में है? कावेरी ने कहा, संथावली मठ का जंगल यहाँ से काफी दूर है। अभी इस जंगल के बाद एक और जंगल आएगा। हम कल सूरज डूबने के बाद किसी वक्त वहाँ पहुँचेंगे। मैंने कावेरी यानी उस पुरस्कार लड़की से बिल्कुल न पूछा कि क्या वो इतनी दूर तक पैदल चल सकेगी, क्योंकि अभी तक वो जिस अंदाज में मेरे साथ जंगल में चल रही थी उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये दुबली पतली सी लड़की बड़ी सख्त जान है और यकीनन जंगलों में पैदल सफर करना
करने और मुश्किलें बर्दाश्त करने की आदी है। वहाँ 10-15 मिनट बैठने के बाद हम फिर सफर पर चल पड़े। अजीब इत्तेफाक है कि रास्ते में हमें कोई जंगली दरिंदा न मिला। एक मकाम पर से गुजरते हुए दूर से किसी शेर की 2-1 बार धाड़ सुनाई दी। उस वक्त कावेरी ने कहा था कि शेर ने कोई शिकार मारा है, मगर तुम फिक्र न करना, शेर इस तरफ नहीं आएगा। अब वो शिकार को खाने में मसरूफ होगा और पेट भरने के बाद बाकी शिकार को घसीट कर किसी महफूज जगह ले जाएगा और फिर खुद सो जाएगा। शेरों के बारे में मैंने रिसालों में ही कहानियां पढ़ी थी, मगर लगता था कि इस पुरस्कार लड़की को जंगली दरिंदों की आदात और खसाइल के बारे में काफी मालूमात थी। मैंने उससे पूछा, कावेरी तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा मतलब है कि देवगिरी पुजारी के आदमी तुम्हें कहाँ से लाए थे? पुरस्कार लड़की कावेरी ने चलते चलते कहा, ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी मौका मिला तो सुनाऊंगी। बस तुमको इतना ही बता देती हूँ कि मेरे माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। मुझे एक नाग मंदिर के पुजारी ने पाला था। ये मंदिर मध्य प्रदेश के सुचालगढ़ के जंगल में था। इतना बताने के बाद वो खामोश हो गई। मैं समझ गया कि इस वजह से वो जंगल में इतनी आसानी से चल रही है, जिस आसानी से हम लोग शहर की सड़कों पर चलते हैं। बल्कि बाद में मुझे जंगलों का जो तजुर्बा हुआ उसने ये साबित कर दिया कि शहर की ट्रैफिक वाली सड़कों पर चलना जितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, जंगलों में सफर करना उतना खतरनाक नहीं है। जंगलों में तो जंगली जानवर अक्सर औकात इंसान को आता देखकर एक तरफ हट जाते हैं, जबकि शहर की सड़क पर अगर ट्रक सामने से आ जाए तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। हम काफी देर तक चलते रहे। जहाँ दरख्तों का घनापन जरा कम होता तो आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आ जाते। सितारों की चमक से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रात का पिछला पहर शुरू हो गया था। एक जगह हमें एक चश्मा मिला, जहां हमने पानी पिया, 5-6 मिनट बैठकर आराम किया और दोबारा चलना शुरू कर दिया। अगरचे मैं कभी सख्त जान कमांडो रह चुका था और उसी कमांडो ट्रेनिंग की सख्त जानी अब भी मेरे अंदर मौजूद थी, लेकिन जंगल में पैदल चलते चलते मैं भी थक गया था। मगर दुबली पतली कावेरी बिल्कुल नहीं थकी थी। वो उसी तरह गर्दन उठाकर चल रही थी, अगरचे हमारी रफ्तार अब जरा सुस्त हो गई थी। रास्ते में जहाँ कहीं जंगल में हम कोई मोड़ घूमने लगते तो कावेरी रुक जाती, पीछे मुड़कर हवा में लंबा सांस खींचकर कुछ सूंघने की कोशिश करती। जब पहली बार उसने ऐसा किया तो मैंने पूछा कि वो क्या सूंघ रही है। वो बोली, मेरा दुश्मन सांप मेरी बू सूंघता मेरे पीछे आ रहा है और मैं उसकी बू सूंघने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पूछा, क्या इतनी दूर से उसे सांप की बू आ जाती है? उसने कहा, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा बाप और मेरी माता दोनों सपेरा सपेरन थे। अगर मेरा दुश्मन सांप जो सारी रात मेरे जिस्म पर रेंगता रहा था सैकड़ों मील से मेरे जिस्म की बू सूंघ लेता है तो मैं 2-3 मील से उसकी बू जरूर सूंघ सकती हूँ। वो चलती चली जा रही थी और बातें करती जा रही थी। कहने लगी, सपेरे और सपेरन में ऐसी ऐसी शक्ति या जिसे तुम लोग उर्दू जबान में ताकत कहते हो पैदा हो जाती है कि आम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है। भारत के सपेरे और सपेरने बड़ी पुरस्कार शक्तियों के मालिक होते हैं, लेकिन ये ताकत या शक्ति हर सपेरे के पास नहीं होती। इसके लिए बड़े चिल्ले काटने पड़ते हैं, सांपों के गारों में घुसकर सारी सारी रात तपस्या करनी पड़ती है। कावेरी ने सामने की तरफ से आने वाली हवा को सूंघते हुए कहा, दरिया करीब आ गया है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बोली, मुझे दरिया के पानी की खुशबू आ गई है। ये तो एक आम आदमी भी अगर इस इलाके में आता जाता रहा हो तो बता देगा। मैंने कहा, क्या हमें दरिया पार करना होगा? वो बोली, हाँ, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। ये असल दरिया नहीं है बल्कि दरिया की शाख है जो दरिया से निकलकर जंगल में से गुजरती है। थोड़ी देर बाद हम दरिया की शाख पर पहुंच गए। ये एक बड़ी नहर जितनी चौड़ी थी। यहाँ आसमान खुला होने की वजह से सितारों की धुंधली रोशनी में दरिया का दूसरा किनारा और उसके दरख्त भी नजर आ रहे थे। मैंने कावेरी से पूछा, मुझे तैरना आता है, क्या तुम तैर सकती हो? कावेरी मुस्कुराई, कहने लगी, तैरना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी साड़ी भीग जाए। मैंने पूछा, तो फिर दरिया पार कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती वगैरह भी नजर नहीं आ रही। वो बोली, हम नाव तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ से दरख्तों की कटी हुई शाखें मिलेंगी उन्हें यहाँ ले आओ। वो खुद भी दरख्तों के नीचे जाकर शाखें वगैरह उठाने लगी। थोड़ी देर में वहाँ काफी कटी हुई शाखें हमने जमा कर ली। कुछ टहनियां मैंने दरख्तों से तोड़ ली थी, उन्हें गड्ढे की शक्ल में बांधा तो वो एक नाव सी बन गई। हमने उसे दरिया में डाल दिया और खुद उसी पर सवार हो गए। यूं हमने बड़े आराम से दरिया की शाख का निस्बतन कम चौड़ा पार्ट उबूर कर लिया। अभी रात का पिछला पहर शुरू हुआ था और काफी अंधेरा था। दरिया की शाख के दूसरे किनारे पर आकर कावेरी ने अपनी साड़ी को ठीक तरह से बांधा और दरिया के जिस किनारे की जानिब से हम आए थे उस तरफ मुंह करके 2-3 लंबे लंबे सांस लिए। फिर मेरी तरफ देख कर कहा, अभी तक मुझे दुश्मन सांप की बू नहीं आ रही। मालूम होता
है उसने मेरे जिस्म की बू खो दी है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो बोली लेकिन तुम सांपों से और खास तौर पर नाग देवी के मंदिर के सांपों से वाकिफ नहीं हो। मेरा दुश्मन सांप जरूर मेरा पीछा कर रहा होगा। अगर उसने मेरी बू खो भी दी तब भी वो मेरी बू की तलाश में होगा और हरगिज वापस नहीं जाएगा। वो जंगल में दाखिल होने से पहले दरख्तों की तरफ नजरें दौड़ा रही थी। मैं खामोश उसके पास खड़ा था। कहने लगी हमें उसी तरफ चलना होगा। मैं उस जंगल में 2 बार पहले भी आ चुकी हूँ, आ जाओ मेरे साथ। जिस तरफ उसने इशारा किया था हम उस तरफ चल पड़े। मैं थक जरूर गया था मगर रास्ते में जो हम किसी न किसी जगह थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर लेते थे उससे काफी फर्क पड़ जाता। एक बार फिर हम तारीक जंगल में दाखिल हो गए थे। अंधेरे में हमें इतना जरूर नजर आ जाता था कि हम रास्ता तलाश कर सकें। रास्ते में झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं। एक जगह पहुंचकर कावेरी रुक गई। वो फजा में कुछ सूंघ रही थी। मैंने पूछा क्या दुश्मन सांप की बू आ रही है? वो बोली नहीं, मुझे इंसानों का खून पीने और इंसानों का गोश्त खाने वाले आदमखोर दरख्तों की बू आ रही है। हमें इधर से हटकर दूसरे रास्ते से चलना होगा। वहां से हमने रास्ता तब्दील कर लिया। इस दुबली पतली पुरस्कार लड़की का दम बड़ा गनीमत था, वरना अगर मैं अकेला होता तो आदमखोर दरख्तों की खुराक बन जाता। कावेरी ने मुझे पहले भी इन दरख्तों के बारे में बताया था। वो फिर बताने लगी। हम संथावली की पहाड़ियों में दाखिल हो चुके हैं जहाँ जंगल में आदमखोर दरख्तों की बहुतात है। मैंने पूछा जब आदमखोर दरख्त की शाखें इंसान को पकड़कर उठाती हैं तो क्या आदमी अपने आप को छुड़ा नहीं लेता? आदमी में तो बड़ी ताकत होती है, दरख्त की शाखें उसके सामने क्या चीज हैं? कावेरी कहने लगी भगवान ने इन दरख्तों को अपनी खुराक हासिल करने के वास्ते अजीबोगरीब शक्ति दे रखी है। इनकी शाखों पर छोटे छोटे बेशुमार कांटे होते हैं। जब ये शाखें नीचे से गुजरने वाले किसी इंसान को उठाती हैं तो ये कांटे फौरन इंसान के बदन में चुभ जाते हैं और इन कांटों से ऐसा जहर निकलकर इंसान के खून में शामिल हो जाता है जिससे इंसान नीम बेहोश हो जाता है और उसकी ताकत खत्म हो जाती है। मैंने कहा फिर भी एक ताकतवर जवान आदमी इन शाखों को तोड़ फोड़ कर अपना आप छुड़वा सकता है। कावेरी बोली तुम ठीक कहते हो, लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी भी इन दरख्तों की शाखों में फंसने के बाद जिंदा नहीं बचा। मैं तुम्हें इन दरख्तों की निशानियां बता दूंगी ताकि अगर तुम्हें इन जंगलों में से अकेला गुजरना पड़े तो तुम इनका शिकार न बन सको। हमारे रास्ते में बकौल कावेरी के कोई आदमखोर दरख्त नहीं आया था। एक छोटी सी नदी जरूर आई थी जिसके किनारे पर जरा ऊंचाई पर किसी इमारत का धुंधला सा खाका अंधेरे में नजर आ रहा था। कावेरी ने उस तरफ इशारा करके कहा हम यहाँ बाकी की रात आराम करेंगे, दिन निकलने के बाद आगे रवाना होंगे। मैंने उसे कहा कि उसका दुश्मन सांप उसके ताकुब में होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो ऊंचे टिब्बे की तरफ बढ़ते हुए बोली मुझे 3 मील से दुश्मन सांप की बू आ जाएगी और मैं अगर सो रही होंगी तो ये बू मुझे उठा देगी, तुम फिक्र न करो। टिब्बे पर ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियां बनी हुई थीं। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो बोली ये किसी जमाने में इस इलाके के राजा की आदिवासी रानी की मुड़ी हुआ करती थी, अब तो ये वीरान हो गई है। मैंने उसे पूछा आदिवासी रानी से क्या मतलब हुआ? उसने कहा भात के इन जंगलों में से जो जंगली लोग आबाद हैं उनको आदिवासी कहते हैं। कहते हैं एक रोज राजा शिकार खेलने जंगल में आया तो उसे एक आदिवासी लड़की मिली जो बेहद खूबसूरत थी। राजा ने उससे शादी कर ली और अपने महल में ले गया। जब ये रानी मर गई तो राजा ने जंगल में इस नदी के किनारे टीले पर उसकी मुड़ी बना दी। रानी को इसी जगह जलाया गया था और उसकी हड्डियां भी इसी मुड़ी के अंदर दफन हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ ना राजा रहा ना उसकी आदिवासी रानी की मुड़ी रही। अब यहाँ सिर्फ उसका निशान ही बाकी है। जंगली लोग भी इधर आते हुए डरते हैं, कहते हैं कि यहाँ रात को रानी की बदरू फिरती है। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा सा डर लगा। आखिर मैं भी इंसान था और बदरूहों भूतों से डरना इंसान की खसलत में है। कावेरी टिब्बे के ऊपर मुड़ी के खंडर के करीब आकर रुक गई। मेरी तरफ देखकर बोली तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? फिक्र न करो, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई बदरू तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगी। सामने रात की तारीकी में एक 4 दीवारी सी नजर आई जिसकी एक दीवार ढह गई थी। हम उस दीवार में से गुजरकर सहन में आ गए। सहन छोटा था और उसके दरमियान एक चबूतरे पर छतरी सी बनी हुई थी। कावेरी ने उस तरफ इशारा करके कहा ये आदिवासी रानी की मुड़ी है, जहाँ उसे चिता में लिटाकर जलाया गया था और इसी जगह उसकी मुड़ी बना दी गई थी। सामने एक चौबारा था, जीना ऊपर जाता था। कावेरी आगे आगे चल रही थी। 10-12 सीढ़ियां चढ़कर हम एक गैलरी नुमा शहनशीन में आ गए जिसके नीचे हॉल कमरे का फर्श था। कावेरी कहने लगी हम इस शहनशीन में आराम करेंगे, मैं उस तरफ पड़कर सो जाती हूँ, तुम दूसरी
तरफ लेट जाओ। हम सारी रात चलते रहे हैं, हमें आराम की सख्त जरूरत है वरना कल का दिन हम सफर न कर सकेंगे। मैं जरा ऊपर परे हटकर शहनशीन के सख्त फर्श पर लेट गया। कावेरी भी शहनशीन की संगी जालियों की तरफ मुंह करके लेट गई। मुझे थकावट काफी हो रही थी मगर नींद का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इसकी वजह शायद ये थी कि रानी की बदरूह का ख्याल मेरे दिमाग में घुस गया था और मुझे यूं लग रहा था कि अगर मेरी आंख लग गई तो आधी बासी रानी की बदरूह आकर मेरी गर्दन दबा देगी। ठीक है, मैं कमांडो था, दलेर था, बेखौफ था, मगर यकीन करें कि इस किस्म की आसेबी बातों से मुझे बचपन में भी बड़ा डर लगा करता था। शायद कावेरी भी जाग रही थी। मुझे उसके दो एक बार गहरे सांस भरने की आवाज आई थी मगर मैंने उसे बुलाना मुनासिब न ख्याल किया। बाहर जंगल में चारों तरफ सन्नाटा तारी था। मेरा ख्याल है कि रात के 3 बजे का टाइम होगा। मुझे ये ख्याल भी परेशान कर रहा था कि हो सकता है कावेरी सो जाए और सोते में उसे दुश्मन सांप की बू न आए और सांप यहाँ आकर उसके साथ मुझे भी डस ले। मैं चाहता था कि जागता रहूं और अगर सांप वहां आए तो उसे फौरन हलाक कर डालूं। मैंने लेटे लेटे जर्सी की जेब में से रिवॉल्वर निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। दीवार के पुराने तर्ज के रोशनदान के शिगाफों में से रात के पिछले पहर के नीले उजाले का हल्का हल्का नूर छलकने लगा था। मैंने कावेरी को यह भी नहीं बताया था कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है। इसके साथ फिर मुझे उसे यह भी बताना पड़ता कि मैंने इंटेलिजेंस के 2 आदमियों की गर्दनें तोड़ी हैं। जब तक उसे खुद मालूम नहीं हो जाता कि मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं ये बात उससे पोशीदा ही रखना चाहता था। मेरा ख्याल है कि हमें लेटे मुश्किल से 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक जंगल की रात की खामोश फजा घोड़ों की टापों से गूंज उठी। मैं अभी उठ ही रहा था कि ऐसे लगा जैसे 6-7 घोड़े नीचे खंडर के बड़े कमरे में किसी तरफ से आन दाखिल हुए हैं। कावेरी भी उठकर बैठ गई। कहने लगी, ये आवाज कैसी थी? मैंने आहिस्ता से कहा, नीचे हॉल कमरे में कुछ घुड़सवार आए हैं। हमने पत्थर की जालियों में से नीचे झांक कर देखा। अब नीचे से आदमियों के ऊंची ऊंची बोलने और कहकहे लगाने और घोड़ों के बिदकने की आवाजें आने लगी थीं। अंधेरे में हमें आदमियों और घोड़ों के खाके दिखाई दिए। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, अबे ओ हरिदास, लालटेन रोशन कर और दारू की बोतलें खोल दे। बारी बारी 3 लालटेनें रोशन हो गईं। उनकी रोशनी में हमने रंग बिरंगी पगड़ियों और तंग पाजामों वाले 6-7 आदमियों को देखा जो घोड़ों को एक तरफ बांध रहे थे। दरमियान में एक जगह चारपाई डाल दी गई थी जिस पर एक फूली हुई मूछों वाला काला भुजंग आदमी टांग पर टांग रख कर नीम दराज था और एक मुलाजिम उसके कांधे दबा रहा था। बाकी के आदमी भी उसके सामने जमीन पर बैठ गए। शराब की बोतलें खुल गईं। उनके पास लंबी लंबी बंदूकें थीं। हम ये सारा मंजर गैलरी में पत्थर की जालियों के साथ लगे देख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।